तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, एकदम मजे में होंगे। और आज तो आपका पेपर ही था, तो आई होप आप सबकी का पेपर बहुत ज्यादा अच्छा गया होगा और आप सबके अच्छे अच्छे नंबर आएंगे। तो हो जाए फिर आज का सॉल्यूशन देख लो। मैंने यहाँ पे आज सॉल्व कर रखा है क्वेश्चन पेपर पूरा। तो आज यही स्ट्रीमिंग करने में मैं लाइव स्ट्रीम की सोच रही थी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग गया इसलिए मैं लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाई। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने वैसे तो सारे सॉल्यूशन आपके लिए रिकॉर्ड किए ही हुए हैं। तो हम उसी को देख लेंगे और उसी से देख करके कर लेंगे कि किस तरीके से होगा। लेट अस बिगिन आवर न्यू सेशन। मैंने पेपर देखा तो मेरे को तो इजी लगा, अब पता नहीं मेरे को इजी लगा, अब आपको कैसा लगा होगा वो तो आप पे डिपेंड करता है। और वैसे सब बच्चे भी कह रहे थे लगभग लगभग पेपर उतना आसान सा ही आया था, उतना मुश्किल तो आया नहीं था। तो फिर स्टार्ट करते हैं। मैं इस क्वेश्चन पेपर के आपको हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन बता रही होंगी, और मैंने साथ के साथ यहाँ पे कुछ कुछ के मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन लिखे भी है, तो आपको थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा। जैसे इन्होंने लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक। देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने कल ही करवाया था आपको, जब मैं आपको जो वो वाली थ्योरी केमिकल नेमिंग रिएक्शन वाली करवा रही थी, तभी की ये बात है। तो इस वाले में हमने देखो यहाँ पे जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट था Mn2O7 का, इसमें अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करूँ तो दैट इज योर 2x हो जाएगा, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 7 2 जा -14, एंड दैट इज योर 0 के इक्वल। और इधर जाकर के कितना आ जाएगा +7 आ जाएगा। और जब ये +7 आएगा तो इसका मतलब इसका +7 होगा, इसका +2 होगा, इसका +4 होगा, इसका भी देखने से ही पता लग रहा है कि ज्यादा ही होगा। और कल भी मैंने आपको याद होगा कि कल भी मैंने आपको बेसिक के बारे में बताया था कि बेसिक जो चीज होती है वो हमेशा कौन सी होती है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है आपका +2 चला जाता है, उस हिसाब से हम कहीं ना कहीं इसको कर सकते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पे पढ़ेंगे, जो कि कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इन सब में से ऐसा कौन सा कर्व है जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है? तो ये लिखते हैं कि क्या टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर नॉट के? नहीं। तो टी हाफ, अगर यहाँ पे टी हाफ की जगह मैं यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन लिखती तभी वाला ऑप्शन सही होता। वैसे इसका ऑप्शन ये वाला सही होगा, इसलिए सही होगा क्योंकि टी हाफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता ही कितना है, ये भी मैंने कल कल नहीं है, आई थिंक परसों मैंने आपको करवाया था, जिसमें एक क्वेश्चन था, वो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन जब मैं करवा रही थी, जिसमें एक क्वेश्चन था आपका टी हाफ से ही रिलेटेड, जिसमें मैंने यही वाला फॉर्मूला लिखा था और तभी ये क्वेश्चन था। तो देख रहे हो, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि जो सॉल्यूशन मैं दे रही हूँ उसका 85% आएगा। और जिस तरीके से मैंने आज का एग्जाम देखा, मेरे को तो ऐसा लगा कि 90% मेरे जितने भी क्वेश्चन मैंने सोचे थे कि ये ऐसे ऐसे होगा, बिल्कुल उसी तरीके से आया। और अगर आपने मेरा स्टार्टिंग से एनसीईआरटी सीरीज और साथ में जो मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया था एमसीक्यू वगैरह से रिलेटेड, वो देखा होगा, तो आई एम श्योर कि आपके 98 to 99 मार्क्स तो बन रहे होंगे। मैं 2 मार्क्स एज एन एक्सेप्शन ले रही हूँ। और अगर जिन बच्चों का नहीं भी पेपर अच्छा गया है तो कोई नहीं यार, अभी तो और भी पेपर बचे हैं, आप उसमें अच्छा कर लेना। और ये बिल्कुल मत सोचना कि ये पेपर अच्छा नहीं गया तो अगला नहीं जाएगा, ये सोचोगे तो इसका मतलब अगला नहीं जाएगा। तो ये सोचना कि अगला पेपर अच्छा ही जाएगा, और कोशिश करना अगले पेपर में इस पेपर से ज्यादा मेहनत करने की। वैसे तो इजी क्वेश्चन ही था, जिस तरीके से सोचा था कि केमिस्ट्री का पेपर इजी आएगा, उससे भी शायद इजी ही आया था, मेरे को तो ऐसा लगा। लेट अस सी आपके क्या कमेंट आते हैं, आपको कैसा लगा आप कमेंट करके मेरे को बताओ। और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं आप वो भी कमेंट कर सकते हो। जैसे अब इन्होंने लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव द हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर अब इन्होंने बोला था पाई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, आपके आई के प्रोपोर्शनल हो जाता है। जितना ज्यादा आई होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होने वाला है, उतना ही ज्यादा होने वाला है। तो यहाँ पे अगर मैं पाई की मतलब पाई को देखूं यहाँ पे, तो इसका जो आई की वैल्यू होगा इस केस में कितना होगा 3 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ आयन जितने निकलते हैं इस केस में 2 होगा, इस केस में 1 होगा, और इस केस में आपका कितना होगा, यूरिया के केस में भी 1 ही होगा, क्योंकि यूरिया और ग्लूकोज एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि वीक होने की वजह से क्या होता है, ब्रेक डाउन नहीं होता है, राइट। फिर तो इसका ऑप्शन क्या चला जाएगा, वन एंड ओनली बी वाला चला जाएगा। फिर ये कहता है कि फॉर दिस रिएक्शन दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू द अमोनिया, यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा यहाँ पे अमोनिया के रिस्पेक्ट में, राइट। तो अब इन्होंने बोला रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NH3। तो NH3 रेट ऑफ रिएक्शन इन्होंने बोल दिया था। अब मेरे को देख के ही पता चल रहा है कि अगर मैं इधर से कोई सा भी मॉलिक्यूल ले लूं, तो मैं ये ऐसे करके लिख सकती हूँ, जैसे अमोनिया लिखा मैंने, अमोनिया लिखने के बाद मैं 2 करूंगी नीचे। अब इसके 2 आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन अब देखो इस वाले फॉर्मूले में आपसे मेनली क्या पूछ रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। तो इसमें इन्होंने बिना स्टोइशियोमेट्रिक के तो कोई ऑप्शन दिया नहीं है। मैं सबसे पहले ही देखूंगी, अगर किसी बच्चे को ये भी डाउट होता है कि स्टोइशियोमेट्रिक लगानी है या नहीं लगानी, तो मैं भी उन्हीं बच्चों में से हूँ, मेरे को भी डाउट हुआ, ठीक है। तो फिर अब मेरे को डाउट हुआ तो मैं इसे सॉल्व कैसे करूंगी? तो फिर इसका सॉल्व करने का तरीका देखो कि मतलब बोर्ड ने कितनी अच्छी सी मिस्टेक की है कि सब में उसने कुछ ना कुछ दे दिया, यानी वो किसी ना किसी स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को तो इंक्लूड करना ही चाहता है। तो इसका आंसर वैसे तो ये वाला जाएगा
जाएगा, क्योंकि 1/2 प्लस का जाएगा, क्योंकि ये हमारे प्रोडक्ट के बारे में बोल रहा है। आपको स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि बोर्ड ने सब में स्टोइशियोमेट्रिक लिखा हुआ है, तो मतलब इनडायरेक्टली वो कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन में स्टोइशियोमेट्रिक तो इंक्लूड होगी, और क्योंकि ये प्रोडक्ट का वो है तो इसका ऑप्शन क्या चला जाएगा, आपका डी चला जाएगा। इसी तरीके से हम मूव ऑन करेंगे। अब मूव ऑन कर रहे हैं तो फिर हम देखेंगे कि मतलब किस तरीके से हमारा आगे वाले क्वेश्चन जो होंगे वो देखते हैं। फिर ये थोड़ा सा जो जिस बच्चे ने मेरे को भेजा था उसके पास हिंदी वाला भी था और इंग्लिश वाला भी था, बट इट्स ओके। अब देखो यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी फेराडेज आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ दिस एंड दिस। ये वाला जो सेट है वो मैं आपके 3 या 4 सेट जितने भी आते हैं बोर्ड में उसी में से एक सॉल्व करवा रही हूँ। और बोर्ड के सेट में ऐसा रहता है कि क्वेश्चन तो सेम रहते हैं, बस वो ऊपर नीचे कर देते हैं, बस सारे सेट में यही डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस यही है, बाकी क्वेश्चन तो आपके सेम ही होंगे। तो इन्होंने बोला फेराडे कितना रिक्वायर्ड होगा, ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया था और ये तो डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही है, बस इन्होंने मॉलिक्यूल का नाम चेंज कर दिया है। एनसीईआरटी में आपके एल्यूमिनियम के बारे में लिखा हुआ था और आई थिंक एक मैग्नीशियम के बारे में लिखा हुआ था, लेकिन अब इन्होंने नाम चेंज कर दिया, बट स्टिल कोई नहीं, +6 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। और मेरे को ये ध्यान आ रहा है कि मैंने जब ये एमसीक्यू में करवाया था तब भी आपको बोला था, तो ये देखो अगर ये +6 से +3 पे जा रहा है तो अगर मैं इसमें चेंज देखूं तो 3 इलेक्ट्रॉन का होगा, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन जिन बच्चों ने लिखा होगा उनका आंसर गलत चला जाएगा। इसका आंसर कितना होने वाला है, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्रोमियम के कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है। उस दिन भी मैंने आपसे यही वाला आंसर कहा था और आप लोगों ने फिर मतलब मेरे को कमेंट भी करा था कि इसका आंसर 6 वाला ही जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल बी यूज्ड टू प्रिपेयर व्हेन ट्रीटेड विद मिथेनॉल, यानी कि अगर मैं मिथेनॉल के साथ ट्रीट करूं इन सबको तो मतलब कौन सा वाला चीज जो होगा वो इसमें प्रोडक्ट बनेगा। तो इन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल बी यूज्ड, यानी ऐसा कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जो कि मैं यूज करूंगी व्हेन ट्रीटेड विद मिथेनॉल, यानी कि हमें ये अल्कोहल बनाना है, राइट। तो अब इन सब में से मैं ऐसा कौन सा मतलब वो यूज करूं जिसकी वजह से मेरा किसका फॉर्मेशन हो जाए, मिथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाए, क्योंकि ग्रिग्नार्ड एजेंट का यही काम था। अब मिथेनॉल बनवाना है तो अब देखो मतलब दूर से अगर मैं थोड़ा सा भी एज्यूम करूं कि मेरे को ऐसा क्या चीज चाहिए, तो अगर देखो मिथेनॉल बनवाना है, राइट। अब देखो अगर ये एमजीबीआर है, एक एक करके सबके एमजीबीआर को तोड़ के देखो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एमजीबीआर पॉजिटिव, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, राइट। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। सबसे पहले काम तो आप यही कर लो, राइट। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इन समय से ऐसा कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जो कि मैं यूज करूंगी टू प्रिपेयर जो आपका ये वाला कंपाउंड दे रखा है व्हेन ट्रीटेड विद मिथेनॉल। मेरे को ये चीज बनवानी है, किससे बनवानी है, मिथेनॉल वाले कंपाउंड से बनवानी है। और मिथेनॉल का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा जो कि ये होता है। अब इस वाले में मतलब इन सब में से मैं अगर कोई सा भी कंपाउंड डालूं तो आपका कहीं ना कहीं इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे नेगेटिव लगाऊंगी, यहाँ पे पॉजिटिव लगाऊंगी। मैंने जब इस रिएक्शन को देखा तो मेरे को दिखाई दिखता है कि रिंग चेन है और उसके पास एक कार्बन अटैच है, यानी कम से कम 2 कार्बन तो मेरे मॉलिक्यूल में होना ही चाहिए। ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि इसमें रिंग चेन ही है, सबसे पहली बात। ये ऑप्शन भी नहीं आएगा क्योंकि कम से कम 2 कार्बन चाहिए। तो इसका दूर से देख के क्या पता चल रहा है कि आपको कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, बी चला जाएगा, तो सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ प्लेटिनम। अब सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब क्या होता है कि एक मतलब जो हमारा सेंट्रल एटम है उसको कितने लोगों ने घेर रखा है, ये उसी वाली चीज से रिलेटेड है। बच्चों में आज हो सकता था तो लाइव स्ट्रीम आपके लिए करती, और मैं अभी 1 घंटे से प्रैक्टिस कर रही थी कि लाइव स्ट्रीम हो जाए, लेकिन मुझसे हुआ नहीं। लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए सॉल्यूशन तो सारे कर ही रखे हैं, तो आप इसको देखो, आपको सारा समझ आता जाएगा। फिर ये कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ प्लेटिनम इन दिस, तो इसमें सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी, यानी एक प्लेटिनम को घेरने वाले कितने हैं, आप कहोगे 4 घेरने वाले, लेकिन 4 घेरने वाले नहीं है। इथेन 1,2 डायमीन का हमेशा जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो डबल होता है। तो अगर इधर डबल दे रखा है तो कितने हो जाएगा, ये 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 4 टाइम्स का 2 टाइम्स इसका, आपका आंसर चला जाएगा 6 वाला। आगे मूव ऑन करेंगे। अब इन्होंने बोला ऑन दिस रिएक्शन विद एच आई गिव्स, यानी कि अगर इसकी रिएक्शन मैंने एच आई के साथ करवाई तो क्या बनेगा। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था, एमसीक्यू में ही करवाया था ये, मतलब मैंने लास्ट मूवमेंट में आपको जो जितने भी एमसीक्यू करवाए थे आई थिंक उसमें से लगभग लगभग सारे क्वेश्चन आए हैं। और मैं तो ये कहती हूँ डायरेक्टली आया क्वेश्चन, उसमें भी ये थोड़ा सा डिफरेंट नहीं है, इन्होंने थोड़ी सी वैल्यू वगैरह चेंज कर दी हो, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो देखो जिसने वो एमसीक्यू वाली सीरीज लगाई होगी आई एम श्योर कि उसके सारे एमसीक्यू तो एटलीस्ट सही हुए होंगे, और नेमिंग रिएक्शन वाली जिन्होंने लगाई होगी उनका तो पूरा पेपर ही सही हुआ होगा। तो फिर अगला ये देखो, यहाँ पे अगर मैं देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है। मैंने क्या आपको सिखाया था कि जिसपे जितने ज्यादा कार्बन होगा वो वाला कार्बोकेटाइन उतना ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कार्बोकेटाइन 3 2 का 1 माय नेम इज कार्बोकेटाइन, ये उसी पे बेस्ड है, राइट। तो इन्होंने बोला ऑन रिएक्शन विद एच
HI, अगर मैंने HI के साथ रिएक्शन करवाया है तो इस 3 वाले के साथ, क्योंकि I नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, तो इसके साथ I चला जाएगा और दूसरे वाले के साथ आपका क्या चला जाएगा, OH वाला, मतलब H वाला ग्रुप चला जाएगा। तो मेनली आपका इसका ऑप्शन चला जाएगा। पहले वाले में तो इन्होंने II दे रखा है, ये तब होता अगर मैं यहाँ पे एक्सेस वाला HI लेती, लेकिन मैंने तो नहीं लिया। फिर आगे मूव करूंगी, इस वाले ऑप्शन को देखूंगी, अगर मैं ये देखूं तो ये ऑप्शन मेरे को सही सा लग रहा है। अगर बाकी ऑप्शन देखूं तो ये OH गलत हो जाएगा, ये OH, ये OH, ये भी गलत हो जाएगा। राइट, अब अगला मूव करेंगे एनिलीन ऑन डायरेक्ट नाइट्रेशन। ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी की रिएक्शन है। एनिलीन जो होता है, एनिलीन आपको पता होगा कि जब मैं इसकी रिएक्शन करवाती हूँ तो क्यों नहीं, क्योंकि मैंने इसको पहले ही प्रोटेक्शन करवा दिया एनिलीनियम आयन फॉर्म करके, तो ये तीनों ही प्रोडक्ट बनाता है। और इसका रेशियो में भी आपको ये तो डायरेक्टली याद ही करते हैं बच्चे कि 51 जो होता है पैरा हो जाएगा 51, और देखिए 51 पैरा और कहीं दे रखा है, वेट 51 मेटा दे रखा है, 51 ऑर्थो दे रखा है, 51 ऑर्थो। ये तो देखो, ये तो मतलब दूर से ही आपने, अगर आपको इन सब के मतलब मेनली बच्चों को क्या होता है कि मेटा और ऑर्थो में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन पैरा के लिए वो श्योर रहते हैं, और इन्होंने पैरा के साथ ही छेड़छाड़ करके इन्होंने पैरा वाला ही ऑप्शन सही दे दिया। तो आई थिंक ये वाला आंसर तो आपने ऐसे ही कर दिया होगा। फिर ऐसे मूव करेंगे, चौदह फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एनाइंशियोमर। तो एनाइंशियोमर के लिए हमने क्या पढ़ा था पहले, जो पढ़ा था वो एक बार मैं बता दूं। तो एनाइंशियोमर जो होता है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है। ये जो होता है वो एक एक्टिव कंपाउंड होता है। एक्टिव होंगे तो इनके अंदर कार्यलिटी होगी। और उस दिन मैंने एनसीईआरटी की लाइन पढ़ाते वक्त आपको कहा था कि दे हैव द सेम केमिकल रिएक्टिविटी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। तो डिफरेंट क्या हुआ, इनके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही होगा, राइट। तो इन्होंने बोला दे हैव सेम स्पेसिफिक रोटेशन। नो, दे हैव नॉट सेम स्पेसिफिक रोटेशन। अगर एक का आर रोटेशन है, एक एस रोटेशन है, तो ये डिफरेंट हो गया ना रोटेशन। तो डिफरेंट रोटेशन जब होगा जब ही वो एनाइंशियोमर कहलाएगा। तो ये ऑप्शन तो गलत चला जाएगा। दे हैव सेम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल सही है। दे हैव सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी बिल्कुल सही है। गिव एन एग्जांपल ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आपका क्या चला जाएगा, सुक्रोज। ये तो वन एंड ओनली आपकी, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद फिनाइल इज वीकली बेसिक मीडियम गिव्स। यानी अगर मैंने N2CO4 को, मतलब ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तो वही होता है ना जो हम डीसी पढ़ते रहते थे पहले वाले चैप्टर में, ये वही वाली चीज है। तो इसको जब मैं रिएक्ट करवाती हूँ ऑन रिएक्शन विद फिनॉल इन वीकली बेसिक मीडियम, यानी कि अगर मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी किसके साथ, आपके फिनॉल के साथ, तो ये कौन सा कंपाउंड बना रहा होगा, आपका एजो बेंजीन बनाएगा। कल भी, मतलब कल ही मैंने जब नेमिंग रिएक्शन करवाई थी तो आपको कहा था कि एजो वाले जो भी दो मॉलिक्यूल थे, एक अमीन वाला था, एक एजो अमीन वाला जो था वो, और एक ये वाली रिएक्शन, दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अभी असर्शन रीजन है। असर्शन रीजन का एक बार ऑप्शन देख लेंगे कि पहला सही है, दोनों ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। पहला पार्ट ये कहता है, दूसरा पार्ट ये कहता है कि पहला जो है वो ट्रू है लेकिन दूसरा जो है वो करेक्ट नहीं है। तीसरा पार्ट ये कहता है असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। चौथा पार्ट ये कहता है कि असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। मूव ऑन करेंगे तो अभी पहला पार्ट क्या कहता है, द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप इन फिनॉल डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। हाँ बिल्कुल सही बात है। OH ग्रुप जो होता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के लिए कहता है। OH ग्रुप इन फिनॉल एक्टिवेट द एरोमेटिक रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या OH ग्रुप जो होता है वो फिनॉल के अंदर वो कहीं ना कहीं एक्टिवेट करता है द एरोमेटिक रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये भी सही है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि इसका ऑप्शन जो चला जाएगा वो बी चला जाएगा, बी इसलिए जाएगा क्योंकि ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसी वजह से इसका आंसर क्या चला जाएगा, बी चला जाएगा। आगे मूव ऑन करेंगे, ये हिंदी में दे रखा है, लेट अस मूव टुवर्ड्स इंग्लिश। एक्टिनॉइड शो इरेगुलरिटीज इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो क्या एक्टिनॉइड इरेगुलरिटीज शो करते हैं, बिल्कुल शो करते हैं। तो उन्होंने बोले एक्टिनॉइड 5f 6d7s ऑर्बिटल आर कंपेरेबल ऑफ एनर्जी, ये भी बिल्कुल सही है। आप देखो इसके ऑर्बिटल में अगर आपको दिक्कत होगी तो ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है कि F के साथ एक माइनस करो, D के साथ दो माइनस करो, और आपके S के साथ कुछ भी मत माइनस करो। और यहाँ पे N की वैल्यू, क्योंकि एक्टिनॉइड की बात कर रही हूँ मैं, तो यहाँ पे N की वैल्यू कितनी होने वाली है, 7 होने वाली है। तो ये 7 हो गया, राइट, 7s हो गया। और ये जो हमारा जो D सब शेल होगा वो इन्होंने क्या दे रखा है, 6D दे रखा है। 5F जो है वो आई थिंक इन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ सा कर दिया है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो आपका कौन सा चला जाएगा, ए वाला चला जाएगा, क्योंकि जो हम नॉर्मली F के लिए कहते थे वो तो n-1 करते थे और D के लिए n-2 करते थे। इसलिए आपका ऑप्शन जो होगा वो कहीं ना कहीं, मतलब कि असर्शन इज करेक्ट है। आप देख लेना कि जिसमें असर्शन करेक्ट है और रीजन फॉल्स है वही वाला ऑप्शन आपका इसका जाएगा। फिर इन्होंने बोला कंपोनेंट ऑफ एजियोट्रॉप्स हो जाएगा इजीली सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बिल्कुल कर सकते हैं। ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, अल्कोहल वाले चैप्टर में लिखी हुई थी। एजियोट्रॉप अल्कोहल वाले में भी लिखी हुई है लाइन, और ये सॉल्यूशन वाले चैप्टर में भी लिखी हुई है। कंपोनेंट्स ऑफ एजियोट्रॉप हैव सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। ये जो होता है इसका ऑप्शन आपका चला जाएगा फर्स्ट वाला, क्योंकि ये इसको करेक्टली क्या कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। आगे मूव करेंगे, द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच
अदर द हाइड्रोजन बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिटवीन स्पेसिफिक पेयर ऑफ द बेसिस। तो क्या जो दो स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, राइट, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने बोला द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन स्पेसिफिक पेयर्स ऑफ द बेसिस। हाँ, ये भी बात सही है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो कहीं ना कहीं बेसिस के पेयर में होते हैं, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। लेकिन अगर मैं इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखूं तो ये उतना सही नहीं है। अब बोर्ड आई थिंक इसके लिए दोनों ऑप्शन सही करेगा, दैट इज योर असर्शन एंड रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये भी सही करेगा और बी वाला भी सही करेगा। इसलिए करेगा क्योंकि कुछ बच्चों ने, जो मेनली बायो वाले बच्चे होंगे, उन्होंने ये सोचा होगा कि हमारा जो डीएनए होता है वो अगर मान लो कि ये मतलब इस तरीके से फॉर्मेशन होता है तो ये 360 डिग्री पे मतलब ये प्रेजेंट रहता है, तो ये पेयरिंग करता है, तो ये पेयरिंग करता है तो ये 360 डिग्री पे, मतलब ताकि सब चीज एक पैरेलल रह सके, इन सब चीजों की वजह से भी होता है। और थोड़ा सा वो जो उसका 3D स्ट्रक्चर होता है उस वजह से भी एक मेन रीजन चला जाएगा, इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन भी सही होगा। लेकिन 95% केसेस में इसका पहला ऑप्शन ही सही होगा कि ये जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन बोल रहा है। फिर उन्होंने बोला व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम रॉल्स रॉयस शोन बाय द मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन। इथेनॉल और एसीटोन में क्या मिक्सचर देखने को मिलेगा। तो इथेनॉल अगर मैं देखूँ तो इथेनॉल में कौन सी बॉन्डिंग होगी, आपकी OH वाली बॉन्डिंग होगी, और एसीटोन में जो होगी वो आपकी कौन सी वाली बॉन्डिंग होगी, कीटोन वाली बॉन्डिंग होगी। बस अगर मैंने इन दोनों को मिला दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वहीं पे क्या डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन की वजह से क्या हो जाएगा, इसका वेपर प्रेशर घट जाएगा। फिर ये कहते हैं देखो वेपर प्रेशर घटेगा। अब मैंने आपको तब भी बताया था जब मैंने एनसीईआरटी की रीडिंग करवाई थी कि वेपर प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट के। बस इसी कॉन्सेप्ट पे वाला क्वेश्चन बेस्ड है। बॉइलिंग पॉइंट का इन्होंने पूछ लिया तो वो आप लिख लेना, मैंने ये बता दिया। फिर इन्होंने बोला है कि आईयूपीएसी नेम है। आईयूपीएसी नेम का तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे नाम लिख दिया क्योंकि ये नेम जो होता है वो आप सभी को आता होगा, और इजी भी नेम है कि ज्यादा मुश्किल भी नहीं है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स बन रहे तो डायमीन सिल्वर लिखो, डाइसाइनो अर्जेंटेट लिखो, और अगर ये जैसे कि पोटेशियम वाला है ट्रिसऑक्जेलेटो फेरेट है तो ऐसे करके भी लिख सकते हो। फिर आगे मूव ऑन करेंगे, गिव अ केमिकल टेस्ट टू शो दैट दिस मॉलिक्यूल एंड दिस मॉलिक्यूल इज आयनाइजेशन आइसोमर। तो इसमें आपको कुछ भी घबराने की बात नहीं है कि इसमें रिएक्शन कैसे होगी, तो रिएक्शन कुछ भी नहीं होगी। अगर मान लो मैंने क्लोरीन ले रखा है यहाँ पे, तो आप बेरियम सल्फेट डाल दो, है ना, तो बेरियम सल्फेट डाल दो, या फिर आप बेरियम सल्फेट नहीं डालना चाहते तो आपके लिए ज्यादा आसान क्या पड़ेगा, एजी पॉजिटिव पड़ेगा। एजी पॉजिटिव जैसे ही मैं दूंगी वैसे ही क्लोरीन निकल जाएगा, और इसमें अगर मैंने बेरियम दे दिया, अगर इसमें बेरियम के साथ रिएक्शन करवाया तो सल्फेट बाहर निकलेगा। तो ये जो मतलब ऐसे आयंस के मॉलिक्यूल जो बाहर निकल रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन आइसोमर कह देते हैं। व्हाट इज मेंट बाय चिलेट इफेक्ट। चिलेट इफेक्ट मैंने तब भी कहा था पढ़ाते वक्त कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जब मैंने वन शॉट लिया था कि चिलेट इफेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चिलेट इफेक्ट क्या होता है कि जब हमारा जो बाइडेंटेट लिगेंड होता है या फिर इवन हेक्साडेंटेट लिगेंड भी होता है, जब दोनों जो मतलब इस तरीके से शेयरिंग करते हैं कि दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे, और बॉन्ड बनाने के बाद वो एक रिंग का फॉर्मेशन कर देते हैं, ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ रिंग इनकी स्टेबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। और ये चिलेट रिंग के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, एक तो EDTA हो जाता है, और भी इसके एग्जाम्पल होते हैं कि 1012 डायमीन होता है। इसके अलावा भी आपने कोई सा एग्जाम्पल लिखा है और उसके अंदर चिलेट रिंग फॉर्म होता है तो वो भी आपका आंसर सही चला जाएगा। व्हाट आर हेलोइंस लेस रिएक्टेड टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये देखो ये तो डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन है। अब हेलोइंस क्यों होते हैं, एक तो पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर, बच्चों के मन में सबसे पहला आंसर तो यही आया होगा, मेरे मन में भी यही आया था कि पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर। बढ़िया। अब देखो एक तो ये हो गया, एक अगर आप इसके अलावा एक रेजोनेंस वाला भी लिख के आए होगे तब भी सही होगा। और एक और रीजन मैं बता देती हूँ कि अगर आपने ये भी लिखा होगा तब भी ये बात बिल्कुल सही होगी कि हमारा जो बेंजीन होता है उसके पास क्या होता है, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन। जब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन इसके पास ऐसे ही प्रेजेंट है, मतलब हर जगह नेगेटिव चार्ज ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, तो एक न्यूक्लियोफाइल इतने ज्यादा नेगेटिव एटम पे अटैक कैसे करेगा। तो ड्यू टू हाई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू हाई नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन दिस बेंजीन रिंग, न्यूक्लियोफाइल डज नॉट अटैक ड्यू टू वेरी रिपल्शन। आप रिपल्शन लिखो, स्टैटिक हिंड्रेंस लिखो, सब में बात एक ही है। तो आप इन तीनों में से कुछ भी लिख के आओगे तो भी आपका सही हो जाएगा। अब ये यही कहते हैं कि अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, ओरिजिनल हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको MCQ में करवाया था, याद करो कि जब मैंने आपको रेट वाला चैप्टर करवाया था उसी पे बेस है। तो हमें पता है कि कंसंट्रेशन जो होता है वो नॉर्मली क्या हो जाता है, 1/3 हो जाता है। जब कंसंट्रेशन है, ये इन्होंने कहा कि वॉल्यूम को अगर मैं 1/3 कर रही हूँ तो, और मेरे को पता है कि जो कंसंट्रेशन होता है वो क्या हो जाता है, आपका नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम हो जाता है, राइट। अब जब नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम हुआ, ठीक है जी, तो अब मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स लिखूंगी, और नीचे जो वॉल्यूम दे रखा है मेरे को उसका जो 3 होगा वो ऊपर चला जाएगा, और जैसे ही ऊपर जाएगा तो मेरा कंसंट्रेशन क्या हुआ, 3 टाइम्स हो गया। जब कंसंट्रेशन 3 टाइम्स हुआ तो मेरे को क्या दिखता है यहाँ पे कि जो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो तो कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन अगर मैं उसकी बात करूँ कि अगर ये वैसे इन्होंने शायद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद द रिड्यूस वॉल्यूम, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करूँ तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे कोई असर नहीं होगा, बस ये होगा कि आपका रेट चेंज होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम ही रहेगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था उस दिन, हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे बात करा था, 2 अलग अलग क्वेश्चन में, आपको याद भी होगा अगर आपने मेरा वो सेशन देखा होगा। फिर आगे मूव ऑन करेंगे, आगे ये देखो यहाँ पे
अब इन्होंने तो वैसे पूरा ये क्वेश्चन सा दे रखा है। अब इसका रिएक्शन अगर आप करने बैठोगे तो आपको मतलब ये 2 कंपाउंड मिल रहे होंगे, राइट? अगर पूरा करोगे तो आपको रिएक्शन में मिल जाएँगे, इतना मुश्किल का ये रिएक्शन है नहीं, ठीक है? इतना मुश्किल का ये रिएक्शन है नहीं, तो ये आपको मिल जाएँगे। अब देखो मैं एक-एक स्टेप करके अगर आपको बताऊँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, मेन तो यही है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या ले रखा है, एक्स ले रखा है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला इन लोगों ने ये चीज़ दे रखी थी, बढ़िया। अगर ये रिएक्ट करता है किसके साथ, एक्वस के केओएच के साथ, और एक्वस का केओएच मैंने पहले ही पढ़ाया था कि किस वाले में यूज करते हैं हम, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, टू गिव एन अल्कोहल। इसने रिएक्ट करा और इसने फट से क्या दे दिया, अल्कोहल दे दिया। फिर ये कहते हैं द रेट ऑफ दिस रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ कंपाउंड एक्स when an optically active isomer Y on the compound X was treated, यानी जब मैं Y को ट्रीट कर रही हूँ किसके साथ, X के साथ, with aqueous KOH, यानी सेम मॉलिक्यूल जो मैंने ऊपर लिया था वही अब नीचे भी ले रही हूँ। The rate of reaction was found to depend on concentration of compound Y aqueous KOH। अब ये कहता है कि मतलब जो मेरा मेनली जो अब रेट होता है, अगर इन दोनों को रिएक्शन करवाओ तो जो मेरा मेनली रेट होता है वो किस पे बेस्ड होता है, Y वाले पे बेस्ड होता है। अब ये Y, अब ये तो आपको याद होगा कि मैंने एक्वस KOH जब भी आपको पढ़ाया था तो ये चीज पढ़ाई थी कि आपका किस पे बेस्ड है, SN1 पे बेस्ड है, और ये वाला भी जो एक्वस KOH है वो किस पे बेस्ड है, SN1 पे बेस्ड है। और ये जो अगर मैं यहाँ पे अल्कोहलिक KOH ले लेती तो वो आपका SN2 पे बेस्ड होगा। तो अगर आप इसका रिएक्शन करोगे तो आपका एक में तो इस चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट इज और 3 डिग्री वाला जो SN1 पे बेस्ड है, ठीक है, 3 डिग्री वाला, और जो दूसरा वाला जो कि SN2 पे बेस्ड है, क्योंकि ये दूसरे के केस में क्या होगा कि 2 मॉलिक्यूल मेरे पास प्रेजेंट होंगे, इसलिए SN2 पे बेस्ड हो जाएगा। और जब ये SN2 पे बेस्ड हो जाएगा तो आप यहाँ पे X लिख सकते हो, Y लिख सकते हो, आउट ऑफ X एंड Y विच विल अंडरगो रेसिमाइजेशन एंड Y, इन सब में से कौन सा ऐसा है जो कि रेसिमाइजेशन करेगा। तो रेसिमाइजेशन आपको मैंने SN1 में पढ़ाया है, आई हैव रिमेम्बर्ड दिस, कि SN1 जो होता है वो रेसिमाइजेशन शो करेगा। और SN1 किस पे लगता है, 3 2 का 1, माय नेम इज कार्बोकेटायन, और जो कार्बोकेटायन वही SN1 शो करेगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या चला जाएगा, X वाला चला जाएगा, बस इसमें यही चीज है। फिर इन्होंने बोला आउट ऑफ X एंड Y विच विल अंडरगो रेसिमाइजेशन, ओके, आउट ऑफ X एंड Y विच विल फॉर्म द प्रोडक्ट विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इन्वर्जन का एक ही प्रोडक्ट बनता है जो कि SN2 पे बेस्ड है, और SN2 जो होता है वो सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसकी होती है, 1 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की, फिर 3 डिग्री की, मतलब इस तरीके से ये टेंडेंसी चलेगी। तो इन दोनों में से जिसकी भी 1 डिग्री होगी Y वाले की है, तो इसका आंसर Y चला जाएगा। अब ये देखो, ये तो नेमिंग रिएक्शन है, कल ही मैंने ये सारी नेमिंग रिएक्शन करवाए थे, दैट इज रीवर ताऊ के आलू और कोलैब चाचा की कार, वही वाला रिएक्शन दे रखा है इन्होंने, फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन। अब इन्होंने बोला गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ द अल्कोहल कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। अब ये देखो मतलब बोर्ड को घुमा, अगर इसने घुमाया भी तो मतलब कितने आसान से घुमा दिया। अगर जिस बच्चे ने नहीं भी पढ़ा होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में थोड़ा भी जानता होगा तो वो भी इसको कराया होगा। देखो मेनली एनसीईआरटी में क्या लिखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल के बीच में इन्होंने डिफरेंशिएशन दिया था एनसीईआरटी के क्वेश्चन में, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। लेकिन अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल में कंपेरिजन कर रहे हैं। अब डिफरेंस क्या है कि मैं ये यहाँ पे रीजन लेकिन सेम ही रहेगा, रीजन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो अगर मैं स्ट्रक्चर इसका बनाने पे आऊँ तो ऑक्सीजन पे क्या चीज, जब व्हेन नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन दैट इज मोर नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी ऑक्सीजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाई है, और उसी के ऊपर मैं जब नेगेटिव चार्ज लगा रही हूँ तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक तो नेगेटिव वो खुद है और उसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो यानी जो एटम जो ऑलरेडी नेगेटिव है और उस पर अगर मैं नेगेटिव चार्ज लगा दूँ तो वो जो चीज होती है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। और जब स्टेबल होगी तो इसी वजह से ये इसका रीजन होगा कि ऑक्सीजन के ऊपर ज्यादा स्टेबिलिटी होगी एज कम्पेयर टू एल्कोहल के कंपेरिजन में। एल्कोहल में ऐसा नहीं होता है, यही एक इसका मेन भी रीजन चला जाएगा। और इसके अलावा अगर आप और इसे डिटेल में लिखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, ड्यू टू रेजोनेंस। अगर कुछ समझना है तो हर जगह क्या लिख के आ जाओ, रेजोनेंस लिख के आ जाओ। वैसे तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर एक भी लिखा होगा रीजन आपने तो वो सही जाएगा। फिर उन्होंने बोला अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर एसिडिक इन नेचर। अगर मैं देखूँ तो अल्फा हाइड्रोजन जो होता है वो एल्डिहाइड एंड कीटोन का एसिडिक इन नेचर क्यों होता है। तो देखो एसिडिक का, एसिड का मैंने पहले आपको ये बात बताई थी, यहाँ पे 2 कर देंगे। तो अगर एसिड की पहली बात बताई थी कि जब ये H अगर बाहर निकलता है तो यहाँ पे मतलब जितनी तेजी से H निकलेगा वो चीज उतनी ज्यादा एसिडिक है। और ये H कब निकलेगा, जितनी ज्यादा यहाँ पे नेगेटिव चीज की टेंडेंसी कम होगी उतने तेजी से H क्या होगा, बाहर निकलेगा। अब देखो यहाँ पे ये वाला ग्रुप जो है वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन इससे ले रहा होगा, इलेक्ट्रॉन से ले रहा होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा वैसे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम, वैसे ही H पॉजिटिव जो होगा तेजी से निकलेगा। अगर आपने इसे अपने वर्डिंग में थोड़ा सा मतलब स्ट्रक्चर वगैरह बना के लिखा होगा तो भी आपका आंसर जो होगा वो सही गया होगा। फिर इन्होंने लिखा है न्यूक्लियोफाइल एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव डज नॉट अकर विद कार्बोनाइल ग्रुप इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम। अगर मैं देखूं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो होता है वो अमोनिया और उसके डेरिवेटिव का इसलिए होता है कार्बोनाइल। अब ये वही पूछा है, इनडायरेक्टली यही पूछा है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो होता है वो अमोनिया पे, जो मैं एक
वो अमोनियम आयन का जो एक स्टेबल कंपाउंड नहीं बनाती थी, वो क्यों बनता है, ये इसलिए कहता है। तो अमोनियम का हम जो वैसा वाला स्टेबल कंपाउंड इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा जो मतलब अमोनिया था उसको और भी ज्यादा स्टेबिलिटी मिल सके, थोड़ी सी प्रोटेक्शन मिल सके ज्विटर आयन से। तो ये रीजन वही एनसीईआरटी वाला ही जाएगा। फिर आगे मूव ऑन करेंगे, फिर आगे ये कहते हैं डिफाइन द फॉलोइंग दैट इज ऑन एनोमर, इन्वर्ट शुगर एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एनोमर क्या होता है? एनोमर और एनाइन शुगर में मैंने आपको बहुत अच्छे से डिफरेंस बताया था। मैं ये कहती हूँ कि अगर मेरे मतलब मान लो मेरे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, इधर भी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, अब इन दोनों ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में अगर पहले कार्बन पे थोड़ी सी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब थोड़ा सा भी मतलब H और OH ग्रुप जो होगा वो थोड़ा सा चेंज अगर दिखा पहले ही कार्बन पे, तो उसे मैं क्या कह दूंगी? एनोमर कह दूंगी। लेकिन पहले कार्बन को छोड़ करके किसी भी कार्बन पे दिखा तो फिर उसको क्या कह देती हूँ मैं? एनाइन शुगर कह देती हूँ। पहले कार्बन पे अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन मतलब इसका OH इधर हुआ, इसका OH इधर हुआ, ऐसे करके दिखा तो वो एनोमर होगा। लेकिन उसको छोड़ करके बाकी पे हुआ तो एनाइन शुगर होगा। फिर इन्वर्ट शुगर क्या था? इन्वर्ट शुगर में हम क्या पढ़ते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी दोनों मिल जाएंगे तो क्या फॉर्मेशन कर देते हैं इन्वर्ट शुगर, दैट इज योर सुक्रोज C12H22O11। थोड़ा सा डिटेल में आपने लिखा होगा तो ये आपका आंसर 100% सही होगा। फिर अगला बार ये कहते हैं कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे, बट स्टिल ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हमने कहाँ पे पढ़ी थी? कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें अगर आप वेरियस टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में थोड़ा सा डिफाइन करके आए होंगे, जैसे सेलुलोज और इन सब के एग्जाम्पल के बारे में थोड़ी सी डिफाइन भी आपने दी होगी, तो वो भी सही होगा। वैसे तो 1 मार्क्स का है तो ज्यादा इसमें लिखने नहीं था। अब देखो ये वाला क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, ये वाला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही, इसमें कोई चेंज नहीं है और ना ही उतना टफ भी नहीं है। मैं ये कहूँ कि हाँ ये क्वेश्चन टफ है तो नहीं है। बस एक क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों को थोड़ा सा टफ लगा होगा जो कि सॉल्यूशन से आया था, लेकिन वो भी उतना टफ नहीं है। वो उन बच्चों के लिए था जो कि 95 स्कोर करते हैं बोर्ड में, स्टिल उनको 5 मार्क्स के लिए थोड़ी सी मतलब मेहनत और ज्यादा चाहिए, तो वो इसलिए उन सारे बच्चों के लिए था। वैसे तो वो भी क्वेश्चन आसान सा ही था, उतना मुश्किल था नहीं। अब ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा देखेंगे। अब ये कहते हैं डाटा रेट कांस्टेंट हमको निकालना है, लॉग केसी हो जाएगा दैट इज 2.303 बाय टाइम हो जाएगा। और मैंने आपको उस दिन ये प्रेशर का मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि आपको अगर कुछ भी बोर्ड में जो ये क्वेश्चन देते हैं वो मेनली डायरेक्टली इस फॉर्मूला पे देते हैं, तो आपको थोड़ी सी भी कॉन्फ़िगरेशन में से जो माइनस करते थे वो सब भी करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। पी नॉट का मतलब क्या हो जाता है? जो आपका इनिशियल प्रेशर, और पीटी का मतलब एट टाइम टी जो है वो आपका वो है, और टी की वैल्यू तो आपको दे ही रखी है, उसी पे क्वेश्चन बेस्ड है। वाई इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे रिलेटेड टू ई नॉट सेल एंड नॉट टू द ई सेल? यानी कि हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे क्यों होता है कि ई नॉट सेल पर डिपेंड करते हैं, लेकिन इस पर नहीं डिपेंड करता। हमें एक फॉर्मूला शुरू से ही पढ़ते आ रहा है कि ई नॉट सेल जो होता है किसे इक्वल हो जाता है? 0.059 बाय एन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? लॉग केसी। तो ये ई नॉट सेल पे इसलिए डिपेंड करता है क्योंकि ये चीज जो है वो स्टैंडर्ड के लिए होती है। स्टैंडर्ड का मतलब जो चीज हमेशा लगभग हर टाइम क्या रहती है? कॉन्स्टेंट होती है। और जो केसी होता है वो भी तो हमारा क्या है? एक इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट है, उसको भी तो क्या चाहिए? एक इक्विलिब्रियम वाला स्टेज चाहिए, एक स्टैंडर्ड चीज चाहिए, इसलिए ई नॉट सेल का ये रीजन भी लिख के आए होगे तो सही जाएगा। अब ये कहते हैं कि हमारे पास ये दो मॉलिक्यूल है, इन सब में से ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो कि हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा? तो मेरे को पता है, जो मैं पूरे सीरीज पढ़ती हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, दैट इज लिथियम पोटेशियम कैल्शियम बेरियम सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक क्रोमियम आयरन निकल स्ट्रॉन्शियम मैग्नीशियम हाइड्रोजन, राइट? तो स्ट्रॉन्शियम मैग्नीशियम हाइड्रोजन कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, ये सीरीज पूरा पढ़ती हूँ। और मेरे को पता है कि मैं जितना ज्यादा ऊपर जाती हूँ उतना ज्यादा नेगेटिव मतलब जो चीज होती है वो उतनी ज्यादा होती है। और मैं ये कहती हूँ कि जो चीज ऊपर लाई करती है वो हमेशा रिप्लेस करेगी नीचे वाले को। तो ऊपर लाई करने वाला कौन सा? नेगेटिव वाला आइटम। और जो पॉजिटिव है वो तो खुद ही पॉजिटिव है, तो नीचे लाई करेगा, वो क्या रिप्लेस करेगा किसी को? तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? आपका ए वाला कंपाउंड चला जाएगा। फिर ये कहता है राइट द सेल रिएक्शन विच अकर इन लेड स्टोरेज बैटरी फॉर चार्जिंग। अब ये जो आप अगर मान लो ये जो लेड वाला स्टोरेज की बैटरी, इन्होंने दो रिएक्शन लिखी थी एनसीईआरटी में, और अगर आप वो दोनों भी लिख के आए होगे या फिर एक भी लिख के आए होगे तो भी वो आपका आंसर सही होगा, क्योंकि जो एनसीईआरटी है उसमें एक लाइन नीचे लिखी हुई थी कि इन्होंने लिखी हुई है कि जो मैं ऊपर मेंशन कर रहा हूँ वो चार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी सेल है। तो आप दोनों में से कोई सी भी लिख के आए होगे तो भी वो सही मानी जाएगी, तो घबराने वाली बात नहीं है। फिर नेक्स्ट देखें हम, तो यहाँ पे मरकरी सेल है। मरकरी सेल जो होता है ये भी बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, इसमें वही आपको थोड़ी सी लिखनी पड़ेगी। अब देखो जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रही थी ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे 95 या फिर 97 तक स्कोर कर रहे होते हैं, और ये 3 मार्क्स के लिए बोर्ड जो होता है उनके साथ छेड़छाड़ कर देता है कि उनके नंबर ना आए। लेकिन ये भी क्वेश्चन उतना टफ नहीं है। अब देखो इन्होंने बोला है, पहले क्वेश्चन आप पढ़ लेना, पढ़ने के बाद फिर देखो फिर क्या समझ आता है। इन्होंने बोला डायमराइजिस, डायमराइजिस मतलब एसोसिएशन हो रहा है। अब देखो इन्होंने तो वैसे आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने जब अपने लेक्चर में आपको पढ़ाया था तब आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि जब एसोसिएशन होता है तो शॉर्टकट के लिए ये वाला फॉर्मूला मतलब हम याद कर सकते हैं, तो हमारे लिए आसानी पड़ेगी। अब यहाँ से पहले आई की वैल्यू निकालो। आई की वैल्यू निकालने के बाद, क्योंकि अब ये थोड़ा सा किसकी बात कर रहा है? बॉइलिंग पॉइंट, तो यानी आपको मोलैलिटी तो चाहिए होगी। अब जब मोलैलिटी चाहिए होगी तो मोलैलिटी का फॉर्मूला सारी वैल्यू इन लोगों ने दी है, मोलैलिटी का फॉर्मूला निकालोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। फिर डेल्टा टी भी निकालो। फिर ये कहता है कि बॉइलिंग पॉइंट निकालो। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये है आपका, यहाँ पे जो मेंशन
ना, दैट इज योर चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। ये कुछ नहीं है, आपका क्या है, चेंज है। बट अगर मैं इस वाले बॉइलिंग पॉइंट की बात, जस्ट वेट, अगर मैं थोड़ा सा रेड कलर कर देती हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब देखो, अब ये तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है, इन्होंने क्या पूछ लिया, बॉइलिंग पॉइंट पूछ लिया। अब मेरे को पता है कि जो डेल्टा टीवी होता है यानी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, तो क्या होता है, आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है। और यहाँ पे क्या चीज बन जाएगी आपकी, अगर मैं देखूँ तो टी नॉट बी बन जाएगी। अब देखो यहाँ पे अगर ये चीज बन जाएगी तो अब आप, हमें क्या चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट यानी इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, आप इधर उधर करोगे तो आपका इस तरीके से बनेगा, तो आपका इस तरीके से बनेगा, तो आप इजिली इसे कैलकुलेट कर सकते हो। 2 बॉइलिंग पॉइंट इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत होगा नहीं। फिर आगे मूव करेंगे, फिर आगे इसी तरीके से, अभी खत्म ही होने वाला है, ज्यादा बड़ा है नहीं। अब देखो ये पैराग्राफ इन्होंने दे रखा है, लेकिन ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आप खुद से कर सकते हो। इन्होंने बोले ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल विल बी रेज्ड व्हेन लिगेंड अप्रोचेस द सेंट्रल मेटल एटम, गिव रीजन। ऐसा क्यों होता है कि जो हमारी एनर्जी जो होती है वो डी ऑर्बिटल की क्यों बढ़ जाती है जैसे ही लिगेंड उस पर अटैक करता है। तो लिगेंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, और डी ऑर्बिटल क्या, हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। जब ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा होगा तो ये उसको एक्सेप्ट करेगा, जब एक्सेप्ट करेगा तो इसी को तो हम क्या कह देते हैं, रिएक्टिविटी कह देते हैं। तो आप इसका थोड़ा सा रीजन लिख देते, इलेक्ट्रॉन डोनर, लुईस एसिड, लुईस बेस, ऐसे ऐसे करके लिख के आए होगे, तो वो क्वेश्चन जो होगा वो आपका सही होगा। यूजिंग क्रिस्टल सीएफटी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। ये अगेन इजी क्वेश्चन है, ये आपने खुद से करा होगा। अब देखो इस वाले में अगर मैं देखूं भी तो यहाँ पे एफ है, यहाँ पे अमोनिया है। एफ जो होता है वो वीक होता है, वीक होता है तो आपकी जो इसमें होगी वो पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी तो कोबाल्ट का इसमें +3 जाएगा, +3 जाएगा। अगर मेरे को पता है कि कोबाल्ट 3d7 होता है, और अगर मैं इसका मतलब ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करूँ तो मेरे पास आई थिंक कितना बच रहा होगा, दैट इज और 3d का 6 बच रहा होगा। और 3d का 6 अगर बच रहा होगा तो ध्यान रखना कि इसमें आप ऊपर पेयरिंग, अब देखो नीचे बन रखा है, अब नीचे ये बन रखा है तो यहाँ पे पहले 3 इलेक्ट्रॉन तो भर दिए, फिर ये बाकी के इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे क्योंकि वीक लिगेंड है, फिर उसके बाद 5 हो गए, 6 हो गए, मतलब इस तरीके का इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा। लेकिन अमोनिया के केस में है इसका भी इलेक्ट्रॉन वही, लेकिन इसमें नीचे पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, हमेशा चेंज हो जाएगी। और इन्होंने CFT के हिसाब से बोला है, तो आप डी सब शेल को इसी तरीके से आपको बनाना था। अगर VBT के हिसाब से बोलते तो आपको जो मतलब सारी की सारी एनर्जी है मतलब सेम लेकर के करते तो वो क्वेश्चन जो होता है वो भी आपको सही चला जाता। फिर ये कहता है कि दिस इज पैरामैग्नेटिक एंड दिस इज डायमैग्नेट, बोथ आर टेट्राहेड्रल। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी है। जैसे अब मैंने अभी ऊपर समझाया ना, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे ये भी बेस्ड है, और ये क्वेश्चन भी आई थिंक आप लोगों ने करा होगा। फिर ये कहते हैं राइट द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। दिस एक तो हमें क्या लिखना है, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी लिखना है और साथ में क्या लिखना है, मैग्नेटिक बिहेवियर भी लिखना है। तो अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ तो हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक बिहेवियर ये इसी क्वेश्चन की तरह है, ऊपर वाले की तरह, और ये क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों को आता होगा। और अगर नहीं भी आता है, वैसे तो आता होगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बच्चा अगर कुछ भी ना पढ़े तो इस क्वेश्चन को तो पढ़ के जाता ही है। तो दैट इज योर आयरन का 3 पॉजिटिव, आयरन का 3 पॉजिटिव हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, राइट, आपका 3d5 हो जाएगा। अब 3d5 हो जाएगा तो अब इसके पास क्या स्ट्रॉन्ग वाला प्रेजेंट है, तो ये कहाँ पे कर देगा, अपनी पेयरिंग नीचे ही कर देगा। और जब नीचे ही ये मतलब जितनी पेयरिंग हो सकती थी तो ऊपर वाला सब शेल क्या हो जाएगा, आपका खाली हो जाएगा। थोड़ा सा आपको इसके डिटेल के बारे में लिखना था, और जो भी अनपेड, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे उसी का आप मैग्नेटिक बिहेवियर निकाल करके लिख सकते हो। मैग्नेटिक बिहेवियर का फॉर्मूला हमने बहुत अच्छे से याद करा था, दैट इज योर एन, मतलब ऐसे करके होता था, √n ब्रैकेट में n प्लस में 2। अब ये n जो होता है वो किसको शो कर रहा होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को शो करेगा। आगे मूव ऑन करेंगे। इन्होंने पैराग्राफ जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थे वो भी बहुत आसान से दे रखे थे। फिर इन्होंने बोला आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, दिस इज स्ट्रॉन्गर बेस देन दैट ऑफ दिस इन एक्वस सॉल्यूशन। ऐसा क्यों होता है कि जो आपका ये वाला जो होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मैंने कल भी आपको पढ़ाया था कि वाटर के केस में ध्यान रखना, स्पॉट से मैंने आपको याद करा था किसके लिए, मिथाइल के लिए, और जो आपका इथाइल था उसके लिए मैंने किससे याद करवाया था, स्टॉप से याद करवाया था, दैट इज और इथाइल के केस में, वाटर के केस में। और ये वाला जो था मिथाइल से हो जाएगा। अब स्पॉट और स्टॉप है क्या चीज, एस फॉर सेकेंडरी, प्राइमरी, और ऐसी सेकेंडरी, टर्सरी, मतलब इसी तरीके से ऑर्डर होगा। अगर मैं मिथाइल की बात कर रही हूँ तो उसमें सेकेंडरी वाले की ज्यादा होगी सबसे ज्यादा, फिर प्राइमरी वाले की, फिर टर्सरी वाले की, यही इसका मेन रीजन चला जाएगा। लेकिन गैसेस के बारे में अगर मैं पढ़ती तो इसका ऑर्डर जो होता है बिल्कुल अलग सा चला जाएगा। अब देखो ये NaOBr है, दैट इज और कौन सा रिएक्शन है, ये हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है। कल भी ये हमने करा था। इसमें क्या करते हैं, इस वाले मॉलिक्यूल को गायब कर देंगे, 1 डिग्री वाला माइन का फॉर्मेशन होगा। और फिर अगर मैं इसे एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवा दूं तो इसमें नेगेटिव चार्ज बनाओ, यहाँ पे कार्बन पे, मतलब देखो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ो, आपका प्रोडक्ट जो होगा वो बन के आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये इसी चीज पे बेस्ड है, और आपको आई थिंक ये वाला प्रोडक्ट मिल रहा होगा जो मैंने यहाँ पे बना रखा है। फिर इन्होंने बोला अ कंपाउंड एक्स विद मॉलिक्यूलर फॉर्म दिस रिएक्ट विद हाइजेनबर्ग रिएजेंट, प्रोडक्ट इज इनसॉल्युबल इन एल्कली, यानी प्रोडक्ट जो है वो हमारा क्या है, इनसॉल्युबल है। इन्होंने ऐसा बोला है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो इनसॉल्युबल है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने, इनसॉल्युबल का मतलब क्या हुआ कि कम से कम उसके पास एक हाइड्रोजन तो था। अगर एक हाइड्रोजन उसके पास रहता तो वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता, इनसॉल्युबल हो जाता। अब इन्होंने बोला हुआ है कि एक तो ये इंक्लूड करो कि लाइक
जस्ट वेट, अगर देखो 3 3 6 7 8 9, अब ये 9 हो गया। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि मतलब 3 ये है, 3 ये है, 3 ये है, फाइन। और अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन है तब तो वो मतलब एक ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म करता है जो कि इनसॉल्युबल होता है, यानी कि एन जो होगा वो हमारा 2 डिग्री का होगा, क्योंकि 3 डिग्री का होता तो ये रिएक्शन ही नहीं शो करता। तो 3 डिग्री का आप लिख के आए होगे तो गलत होगा, लेकिन अगर 2 डिग्री का लिख के आए होगे तो फिर वो आपका क्या होगा, सही होगा। तो 2 डिग्री वाला जो आंसर चला जाएगा उसका सही जाएगा, यानी 2 डिग्री वाला आपको फॉर्मूला लिखना था। फिर उन्होंने बोला हाउ कैन यू कन्वर्ट एनिलीन टू बेंजोनाइट्राइल। वैसे तो मैंने एनिलीन को इस मेथड से करा, आपने दूसरे मेथड से भी करा होगा, बेशक से एक पेज के स्टेप से करा होगा तब भी वो सही होगा। उसमें कोई कन्वर्जन में कोई आपका ऐसे गलत नहीं कर सकता अगर आपका कन्वर्जन बिल्कुल सही हो। ये देखो एनिलीन ले रखा है, उसमें मैंने क्या डाला हुआ है, HNO2 डाला हुआ है। जब मैंने HNO2 के साथ रिएक्शन करवाया तो आपका क्या बन जाता है, डाइसोनियम क्लोराइड, दैट इज योर DC। और इसमें अगर मैंने कॉपर साइनाइड डाला या फिर कोई सा भी साइनाइड डाला तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट इज बेंजोनाइट्राइल या फिर बेंजोसाइनाइड भी से बोल सकते हैं। ये वही बनाने वाइज NH2 ग्रुप ऑफ एनिलीन एसिटाइलेटेड बिफोर कैरिंग ऑफ नाइट्रेशन। यानी ऐसा क्यों होता है कि हम ऐसे, अब देखो इन्होंने ऊपर क्वेश्चन भी यही दे रखा था, नीचे भी यही दे दिया। ऊपर वाला रीजन ही इसमें चला जाएगा कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए होता है, ज्यूटेराइन का फॉर्मेशन होता है। अब NH2 ग्रुप को अगर मैं प्रोटेक्ट करती हूँ इसलिए तो मैं उसे क्या करवा देती हूँ, एसिटाइलेटेड। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन था वो मेनली आई थिंक इन्होंने बोला कैलकुलेट द EMF एंड डेल्टा जी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये मैंने जब आपको करवाया था NCERT का सॉल्यूशन तब भी ये कहा था कि डेल्टा जी और ये वाला रिएक्शन करके जाना। अब हमें पता है कि डेल्टा जी जो होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, माइनस में NF नॉट सेल। वैल्यू पुट करो और आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। फिर आगे मूव करेंगे। फिर इन्होंने लिखा फॉर द रिएक्शन AgCl हो जाएगा हाइड्रोजन के साथ, कैलकुलेट EMF ऑफ द सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि यहाँ पे दे भी रखा है इन्होंने, कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये मतलब दिया हुआ है, इस हिसाब से ही हम कर देंगे। फिर अगला हो जाएगा CrO3 है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स हैज एन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। ये भी अगेन आपका वही टॉलिन टेस्ट और आइडोफॉर्म टेस्ट पे बेस्ड है। वैसे तो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दिया, लेकिन आपको ये थोड़ा सा याद रखना चाहिए था कि अगर टॉलिन टेस्ट नहीं दे रहा है, वो आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, तो इसके पास क्या चीज होगा, मिथाइलेटेड वाला ग्रुप होगा। और जब ये मिथाइलेटेड वाला ग्रुप होगा तो इस हिसाब से हम कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, इसका आंसर जो होता है वो कहीं ना कहीं फाइंड कर सकते हैं। फिर आगे हो जाएगा डज नॉट गिव टॉलिन टेस्ट हो जाएगा एंड आइडोफॉर्म टेस्ट बट अंडरगो द एल्डोल कंडेंसेशन। यानी वो क्या नहीं देता है, टॉलिन टेस्ट नहीं देता है, आइडोफॉर्म टेस्ट भी नहीं देता, बट अंडरगोज द एल्डोल कंडेंसेशन। लेकिन वो एल्डोल कंडेंसेशन शो करता है। एल्डोल कंडेंसेशन शो करने का मतलब क्या है कि वो टॉलिन टेस्ट नहीं देता, इसका मतलब उसके पास क्या होगा, एल्डिहाइड वाला ग्रुप नहीं होगा। और आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता तो इसका मतलब क्या होगा कि उसके पास अल्फा मिथाइलेटेड वाला ग्रुप नहीं होगा। अगर ये दोनों कंडीशन ये ऑबे करता है तो इसका मतलब वो जो होगा वो कहीं ना कहीं एल्डोल कंडेंसेशन दे देगा। अब देखो ये वाला जो मॉलिक्यूल होगा वो आपका एल्डोल दे देगा, लेकिन वो नहीं दे पाएगा आयोडोफॉर्म। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा आगे पीछे मॉलिक्यूल करके आपको देना चाहिए था, लेकिन आपका आइसोमर इसी वाले मॉलिक्यूल का बनता। फिर आगे हो जाएगा कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो वाले रिएक्शन में आपको ये रिमेंबर करना था कि जो आपका मेन कार्बन है उसके पास क्या नहीं होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ये वाला चला जाएगा। ये वाला स्ट्रक्चर भी मैंने यहाँ पे बना रखा है। फिर उन्होंने बोला सो हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी कन्वर्टेड। देखो कन्वर्जन का तो मैं यही बोलूंगी कि मैंने ये अपने हिसाब से कन्वर्जन करा है, लेकिन अगर आपने अपने मेथड से भी करा होगा तो वो सही होगा। तो इसलिए ये वाले क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फिर उन्होंने बोला ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन डेरिवेटिव ऑफ बेंजोल्डिहाइड, यानी 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। इन्होंने तो डायरेक्टली मतलब स्ट्रक्चर बोला है, और अगर आप इसको एल्डिहाइड वाली पूरी रिएक्शन लिख के आए होगे तो भी आपका सही हो जाएगा। HCN है, HCN में मैंने आपको यही सिखाया था कि एडिटिव रिएक्शन होती है। एडिटिव रिएक्शन होती है तो जैसा चार्ज है वो वैसी चीज को ही मेंटेन करेगा। हर जगह जो होता है वो आपका एल्डिहाइड तो हमेशा रिएक्टिव होता है, तो पहला ऑप्शन तो एल्डिहाइड चला जाएगा। अब एसीटोन और इस कीटोन वाले में से थोड़ा सा आपको दिक्कत हुई होगी, तो एसीटोन का स्ट्रक्चर ये रहा आपका। और ये क्या बोला इन्होंने, डाई टर्जरी ब्यूटाइल कीटोन, यानी डाई टर्जरी ब्यूटाइल कीटोन, यानी मतलब ब्यूटाइल है तो 4 कार्बन तो होंगे ही होंगे, और 3 डिग्री वाले का भी होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। मतलब इस तरीके का इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है। इसमें मैं देखूं तो ये जो है भर भर के इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन कार्बन पे मैं हमेशा क्या चाहती हूँ, पॉजिटिव रखना चाहती हूँ। तो ये तो नेगेटिव चीज को बढ़ा रहा है, तो इसलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी एडिशन की तरफ, और एसीटोन जो होगा उससे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर चला जाएगा एसिटाइल एल्डिहाइड, देन एसीटोन, देन ये लास्ट वाला। गिव अ सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस। मतलब हमें केमिकल टेस्ट मेनली देना है, उससे ही ये बेस्ड हो जाएगा। अब ऐसे करके हमारे लास्ट के बस एक क्वेश्चन बचा हुआ है, वो एक क्वेश्चन भी कंप्लीट करके हम आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन इसको कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है अरेंज गिव अ सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजोइक एसिड एंड इथाइल बेंजोएट। तो ये है हमारा बेंजोइक एसिड, ये है आपका इथाइल बेंजोएट। अब इन दोनों में अगर मेरे को डिफरेंस करना है तो अगर जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो तो बाइकार्बोनेट टेस्ट दे देता है, ये उसी पे बेस्ड है। फिर इन्होंने बोला इथेन नाइट्राइल, अगर ये रिएक्ट कर जाता है और फॉर्मेशन करता है इथेनल, तो इथेनल के साथ अगर मतलब ये डायरेक्टली अगर आपको रिडक्शन करवाना है तो डायरेक्टली आप एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दो, लेकिन अगर आपको स्टेप वाइज करवाना
बनाना है तो फिर आप जो थोड़े से कमजोर वाले एजेंट होते हैं उसका भी यूज कर सकते हो। अब इन्होंने बोला अल्कोहल हो जाएगा। अल्कोहल का अगर मैं ऑक्सीडेशन करती हूँ तो आपका हमेशा किसका फॉर्मेशन होता है, 2 डिग्री वाले अल्कोहल से आपके कीटोन का फॉर्मेशन होता है, डायरेक्टली रिएक्शन। लेकिन CrO3 के साथ मैं अगर H2SO4 बना देती हूँ तो यहाँ पे फिर एसिड बनता। फिर ऐसे करके अब इन्होंने ये वाला टेबल जो होगा वो भी आसान है। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे तो आ ही चुके हैं। तो ये वाला लास्ट क्वेश्चन जो है वो कहते हैं कि शो द इरेगुलर ट्रेंड इन द अबव वैल्यूज। तो ये क्यों शो कर रहा है अबव वैल्यूज के अंदर? जब मैंने आपको डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ाया था उसमें भी मैंने बताया था कि मतलब इनकी वैल्यू ऊपर नीचे क्यों होती है। इसका मेन रीजन जाएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरा रीजन जाएगा सब्लिमेशन एंथैल्पी, तीसरा रीजन जाएगा इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी। इन तीनों के अगर आप नाम भी लिख के आए होंगे तो भी वो आपका आंसर सही होगा। फिर हाइड्रेशन एंथैल्पी कॉपर मतलब पूरे सीरीज में जो 3D सीरीज थी उसमें तो मैंने आपको बताया था कि मेनली ये डील करता है किसके साथ, आपके कॉपर के साथ। तो इसलिए इसका आंसर क्या चला जाएगा, कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर चला जाएगा, दैट इज योर हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्योंकि कॉपर का साइज क्या होता है, छोटा होता है, और छोटे की वजह से ही जो हमारा कॉपर टू पॉजिटिव होता है वो कॉपर पॉजिटिव जो होता है वो कॉपर टू पॉजिटिव और कॉपर के अंदर टूट जाता है वाटर के अंदर ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। फिर लास्ट क्वेश्चन करेंगे कि Mn2 पॉजिटिव इज हाईली नेगेटिव। क्यों ये हाईली नेगेटिव होता है, इसलिए क्योंकि ये हाफ फिल्ड होता है। फिर लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। तो लास्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, राइट द आयनिक इक्वेशन फॉर ऑक्सीडाइजिंग एक्शन। फिर इस वाले का जो पार्ट हो जाएगा, राइट द आयनिक इक्वेशन फॉर ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट फॉर इट्स रिएक्शन विद आई नेगेटिव इन बोथ एसिडिक एंड एल्कलाइन सॉल्यूशन। यानी एसिडिक और एल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर किस तरीके से मतलब ये वाली रिएक्शन हो रही होगी। तो हमें पता है कि KMnO4 का मैंने कल भी आपको ये रिएक्शन करवाई थी कि KMnO4 जो होता है वो अगर मैं एसिडिक मीडियम में डालूँ तो Mn2 पॉजिटिव का फॉर्मेशन होता है, और यही KMnO4 जो होता है वो अगर मतलब थोड़ा सा लाइटली वाले बेसिक के अंदर डालूँ तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाता है, MnO2 का फॉर्मेशन हो जाता है। जब ये MnO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका वीक वाली चीज थी। अब ये भी मैंने कल बताया था कि आई नेगेटिव जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है I2 के अंदर, और आई नेगेटिव जो होता है वो I8 के अंदर हो जाता है बेसिक के केस में। ये वाली रिएक्शन जो थी वो हमेशा से ही इंपॉर्टेंट थी, और डी एंड एफ ब्लॉक जब मैंने पढ़ाया था तब भी आपको बताया था, और इसके जब मैंने PYQ करवाए थे तब भी इसके क्वेश्चन मतलब दिए थे। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका +4 का तो आई थिंक बच्चे करके आ गए होंगे क्योंकि सीरियम था, लेकिन +2 में उन्हें दिक्कत हुई होगी। लेकिन जिन्होंने मेरा लेक्चर देखा होगा उनको दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि जो मैंने वो टेबल बताया था, टेबल में जो स्टार मार्क करे थे उसमें भी मैंने ये ट्रिम और यूरोपियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो आपको याद करने के लिए कहा था। फिर मेरा सेकंड हो जाएगा गुड कैटलिस्ट। क्यों होता है गुड कैटलिस्ट, इसलिए है ट्रांजिशन मेटल, क्योंकि एक तो उसका साइज छोटा होता है, साइज छोटा होने की वजह से बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों करता है, क्योंकि इसमें मतलब एक सबसेल से दूसरे सबसेल के बीच में एनर्जी गैप बिल्कुल ही कम होता है, ये इसका मेन रीजन चला जाएगा। फिर इसमें बोले क्रोमियम हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन मैग्नीज, क्योंकि क्रोमियम के पास ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मैग्नीज के कंपैरिजन में, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरा रीजन आप ये लिख सकते हो कि मैग्नीज जो होता है वो आपका हाफ फिल्ड होता है, लेकिन क्रोमियम जो होता है वो हाफ फिल्ड नहीं होता है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। मोर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोर इज द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मोर इज योर टेंडेंसी टू फॉर्म द बॉन्ड विद अदर्स, एंड मोर इज योर हायर बॉइलिंग पॉइंट ले लो या फिर मेल्टिंग पॉइंट, कुछ भी बोल सकते हैं इसमें। फिर उन्होंने बोले व्हाट हैपेंस व्हेन एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, गिव द इक्वेशन। अब ये देखो ये वाली तो इन्होंने डायरेक्टली रिएक्शन दे रखी है, और ये जब मैं आपको रिएक्शन पढ़ा रही थी तब भी मैंने आपको कहा था कि रिएक्शन याद कर लो। फिर ये कहते हैं गिव द इक्वेशन इन्वॉल्व, तो इक्वेशन दे दी विच टाइप ऑफ रिएक्शन। तो ये भी चीज मैंने डी एंड एफ ब्लॉक की पहली लाइन में आपको समझाया था कि डी एंड एफ ब्लॉक जो होता है वो हमेशा डिकम्पोजिशन रिएक्शन को शो करता है, एक चीज का ऑक्सीडेशन एक चीज का रिडक्शन, दैट इज योर आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये वाला क्वेश्चन भी आई होप आपका सही गया होगा। आज का पेपर बहुत ज्यादा इजी था, ऐसा ही मतलब देख के तो ऐसा ही लग रहा है इजी था। अब आप लोगों का कैसा गया ये आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। आई होप जितना भी सॉल्यूशन मैंने आपको समझाया होगा वो आपको सब समझ आया होगा, और अभी मैं आगे आपके लिए और भी सेशन लाती रहूंगी, तो आप उसके लिए भी मैं आपको अपडेट कर दूंगी। आप उसी तरीके से आगे देखते रहना। आगे हम यहाँ पे सेशन ला रहे होंगे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड, दैट इज योर फॉर फिजिक्स एज वेल एज फॉर केमिस्ट्री। तो हम फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के ही क्वेश्चन कर रहे होंगे। आई थिंक अब आपको मैथ्स का पेपर बचा होगा और बायो वालों का बायो का पेपर बचा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इन दोनों में से मतलब चाहे मैथ्स का हो या फिर बायो का हो, किसी का भी लेक्चर चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं उसका भी आपको एक लास्ट मिनट रिवीजन का लेक्चर दे सकती हूँ। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिमेनिंग एग्जाम।